हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों ने एक चार्ज प्लस कैपिटल क्यू यहां पे रखा और हम लोग नोटिस करते हैं कि अगर इस चार्ज से कुछ दूरी पे, वो दूरी कुछ भी हो सकती है, अगर हम एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं। टेस्ट चार्ज इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम लोग जो है किसी चीज की एनालिसिस करने के लिए इस चार्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो हम लोग क्या नोटिस करते हैं? हम लोग ये नोटिस करते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। दिस इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स। अब यहीं पे क्वेश्चन अराइज होता है, सर इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, उसके बावजूद ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो एक तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। दूसरा जो अहम क्वेश्चन है वो ये है कि ये फोर्स क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इन जनरल हमारा जवाब ये होता है कि इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैज बीन जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लस क्यू चार्ज। यानी ये प्लस क्यू चार्ज जो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए थोड़ा सा हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, उससे आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि एक मैग्नेट अगर है, आपने ये नोटिस किया होगा कि उस मैग्नेट के अगर पास में हम कोई आयरन नेल रखते हैं तो वो आयरन नेल वो अट्रैक्ट कर लेता है। अगर हम नेल की दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, सेपरेशन डिस्टेंस, वो लगातार बढ़ाते जाते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं? अट्रैक्शन तो हो रहा है, बट अट्रैक्शन अब पहले के मुकाबले धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। और फिर हम नोटिस करते हैं कि एक दायरे के बाद, एक बाउंड्री पहुंचने के बाद, उस बाउंड्री के बियॉन्ड अगर हम चले जाते हैं तो देयर इज नो अट्रैक्शन। यानी इस मैग्नेट के चारों तरफ सराउंडिंग में एक रीजन है, उस रीजन के विद इन अगर आयरन नेल है तो इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट, और अगर उसके बियॉन्ड चला गया है तो इट इज नॉट अट्रैक्टिंग। तो ये जो रीजन है सराउंडिंग द मैग्नेट जिसमें ये अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, ये इस मैग्नेट का फील्ड है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड हम कहते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम एक चार्ज को रखते हैं तो उसके सराउंडिंग में भी एक फील्ड जनरेट हो जाता है, और उस फील्ड में अगर किसी दूसरे चार्ज को हम रखते हैं तो वो चार्ज जो है फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये तो जो है एक जनरल सी बात हो गई। अब यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस प्लस क्यू चार्ज को रखने से, जिसको हम सोर्स चार्ज भी कहते हैं, इसको हम सोर्स चार्ज भी कहते हैं। सोर्स चार्ज क्या है? चार्ज ड्यू टू विच the electric field exists। यानी इसी चार्ज की वजह से फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और उस फील्ड में जैसे ही हमने टेस्ट चार्ज को रखा, टेस्ट चार्ज जो है फोर्स एक्सपीरियंस कर। तो हमारा सवाल ये है कि इस चार्ज को रखते ही फील्ड कैसे जनरेट हो जा रहा है। फील्ड जनरेट होने का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक माहौल क्रिएट कर देता है। ठीक है, इसको एक छोटी सी एनालॉजी से हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको जो है थोड़ा सा फिजिक्स की भाषा में भी बताऊंगा। एनालॉजी ये है कि मान लीजिए एक हॉल में बहुत ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं, और उस हॉल में हम भी बैठे हुए हैं। अब मैं जो हूं वो क्रिकेट का शौकीन हूं, तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट क्या है कि सचिन तेंदुलकर is a great
प्लेयर, या फिर सचिन तेंदुलकर एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, इज अ वेरी ग्रेट बैट्समैन। मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया, यानी मैं उस कमरे में एक माहौल क्रिएट कर दिया। अब मैंने जैसे ही स्टेटमेंट दिया, मेरे स्टेटमेंट पे रिएक्शंस आएंगे। पहला चीज तो ये समझिए कि रिएक्शंस कौन देंगे। उस कमरे में बहुत सारे लोग हैं, क्या सभी लोग रिएक्ट करेंगे? नहीं, वही लोग रिएक्ट करेंगे जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड होंगे, पहला चीज। और दूसरा चीज, जो रिएक्शन होगा वो या तो मेरे फेवर में होगा या फिर मेरे अगेंस्ट में होगा। तो मैंने एक माहौल क्रिएट कर दिया, ठीक है, और उस माहौल में उस पर्टिकुलर चीज से संबंधित जो लोग हैं वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे ही यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने के लिए पॉल जे हेविट ने बड़ा सिंपल तरीके से जो है इस लेवल पे समझाने के लिए एक स्टेटमेंट दी। उनका स्टेटमेंट क्या कहता है? उनका स्टेटमेंट ये कहता है कि जब हम चार्ज को कहीं पे प्लेस करते हैं तो जो सराउंडिंग स्पेस है उसकी प्रॉपर्टी में जो है चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस कौन ला रहा है? ये चार्ज। तो ये चार्ज क्या करता है? उस सराउंडिंग स्पेस में जो है चेंजेस यानी ऑल्टरेशंस क्रिएट करता है, और इसी ऑल्टरेशंस की वजह से जो है अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग तरीके के चेंजेस हो जाते हैं। और जैसे ही कोई दूसरा चार्ज इस सराउंडिंग स्पेस में आता है जो कि अब ऑल्टर्ड है ड्यू टू दिस चार्ज, तो वो चार्ज जो कि टेस्ट चार्ज है, जैसे ही इस फील्ड में आता है, इस रीजन में आता है, इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस फोर्स। बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने इस चीज को बताया है। बाकी टेक्निकल तरीके से समझने के लिए इसको जो है फील्ड थ्योरी पढ़ना होता है, एंड फील्ड थ्योरी इज नॉट विद इन योर सिलेबस स्कोप। आपके सिलेबस के स्कोप में वो नहीं आता है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस दैट ओवर हियर। तो खैर, तो फील्ड के बारे में एक जनरल आइडिया बन गया, यानी इसने एक माहौल क्रिएट कर दिया अपने सराउंडिंग में। और वो माहौल कैसे क्रिएट कर रहा है? बाय ऑल्टरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। तो इस तरीके से जब हम चार्ज को रखते हैं तो सराउंडिंग स्पेस में जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और उस फील्ड के वजह से जो है एक दूसरा चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब एक चीज बताओ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या अगर हम मास को लाते हैं तो क्या मास को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? नहीं एक्सपीरियंस करेगा। जैसा कि मैंने अपने एग्जांपल में बताया था, वही लोग रिस्पॉन्ड करेंगे जो क्रिकेट से संबंधित, जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, वो मेरे स्टेटमेंट पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। बात समझ में आ गई होगी? तो अब यहां पे जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लीजिए, the electrical environment surrounding the source charge, the electrical environment surrounding the source charge is called electric field, full stop। It is defined at every point, it is defined at every point and varies from point to point। हर पॉइंट पे ये डिफाइंड है। और दूसरी बात भी सत्य है कि ये जो है पॉइंट टू पॉइंट वेरी भी करता है। आपने देखा होगा कि यहां पे चार्ज, यहां पे जो फोर्स है कुछ और होगा, यहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, यहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ और होगा। तो इट इज वेरिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, और कहीं पे भी आप रखें इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस फोर्स। सो दैट मींस इट इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट। उस एग्जांपल में भी यही चीज है। रिएक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस कहां आएंगे? उस हॉल में जो मेरे नजदीक बैठे हुए लोग होंगे, जो क्रिकेट प्रेमी होंगे, वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे। हॉल के दूसरे कोने में वहां कोई बैठा हुआ है, वो भले क्रिकेट प्रेमी है, लेकिन उस तक मेरी आवाज उस लेवल तक नहीं पहुंचे, तो वहां से रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिलेगा। इसी वजह से जितने ऐसे दूर होते जाते हैं, फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है।
तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हो गया। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, यानी फोर्स अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहा है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। तो एट डिफरेंट पॉइंट्स हाउ टू कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसी को हम स्ट्रेंथ भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट ई से किया जाता है। आप देखेंगे इन जनरल जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं दैट इज ये, दिस इज द फॉर्मूला। बट एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले से हम प्रॉपरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे कारण क्या है कि हम सब जानते हैं कि ये जो चार्ज है Q नॉट, ठीक है, इट इज अ टेस्ट चार्ज। नाउ टेस्ट चार्ज कैन बी स्मॉल ऑल्सो, इट कैन बी बिग ऑल्सो। ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपने टेस्ट चार्ज कैसा लिया। इन जनरल तो वैसे हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज लेते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया, कुछ और ले लिया, तो हम ये जानते हैं कि अगर दो चार्जेस हैं और आमने सामने आते हैं तो क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आपने पढ़ा था कूलम्स लॉ में, याद है? देयर इज अ वेरिएशन इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव आ जाएगा तो जाहिर सी बात है ये जो प्लस क्यू था, ये जो सराउंडिंग में ऑल्टरेशंस जो क्रिएट किया था, जो प्रोड्यूस किया था, वो ऑल्टरेशंस में भी बदलाव हो जाएंगे ड्यू टू द चेंज इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो अब नहीं रहा, यानी आपकी एनालिसिस जो है वो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं हो पा रही। तो इस वजह से प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो ये, Q नॉट टेंडिंग टू 0, यहां पे हमने टेस्ट चार्ज को टेंडिंग टू 0 कर दिया, यानी टेस्ट चार्ज जो है हम लोग क्या ले रहे हैं, वेरी 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 स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। इसके वजह से क्या होगा, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वो अब नहीं होगा, यानी जो ओरिजिनल चार्ज है सोर्स चार्ज Q, उसमें जो है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस नहीं होंगे, जिसके वजह से जो सराउंडिंग स्पेस है उसकी प्रॉपर्टीज में जो है फिर से कोई नया बदलाव नहीं आएगा, जिससे कि होगा क्या, जो एक्चुअल फील्ड है उसमें कोई ऑल्टरेशंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और अब जब आप एनालिसिस करेंगे तो यू विल बी एनालाइजिंग द रियल फील्ड ड्यू टू द सोर्स चार्ज Q। बात समझ में आ गया होगा? तो यहां पे हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा। अब ये जानने के बाद जो है इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो फोर्स है न्यूटन, और चार्ज है कूलम, सो न्यूटन पर कूलम। एक और यूनिट है, वन मोर यूनिट इज देयर, वो है वोल्ट पर मीटर। अब आपके मन में होगा वोल्ट पर मीटर आया कैसे। तो देखिए, हम सब जानते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि पोटेंशियल जो है दैट इज वर्क डन बाय Q नॉट, यानी यहां से आप लिख सकते हो Q नॉट इज इक्वल टू W बाई V, या फिर आप लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन V। अब इस फॉर्मूले में इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म ले लें, E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट। Q नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो F Q नॉट की वैल्यू क्या है अपॉन V, सो V ऊपर चला गया, F एंड F कैंसिल,
सो इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है वोल्ट, इसका यूनिट क्या है मीटर। सो वोल्ट पर मीटर ये हमारा इसका यूनिट आ गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत जगहों पे जो है हम लोग ये यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अब एक और क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो इसमें क्या है, फोर्स है और चार्ज है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, फोर्स का डायमेंशन है mL/T-2 और चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, चार्ज का डायमेंशन होगा, बताइए क्या होगा, फॉर्मूला याद है, क्या है फॉर्मूला, I = Q/T, यानी Q = IT हो गया। तो इस बेसिस पे अगर डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो I का होगा एम्पियर टाइम, यानी चार्ज का हो गया AT। अब अगर हम इसमें बैठाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जा रहा है दिस अपॉन दिस करें तो mL/T-3 A-1। So this is the dimensional formula for electric field. अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जान गए। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक चीज ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि जो है ये वेक्टर फील्ड होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जो होता है, ये पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। जैसे कि समझते हैं, मान लीजिए कि अगर एक +Q चार्ज है और यहां पे हम लोगों ने जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो आप देखो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस डायरेक्शन में। अगर हम यहां रख दें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन जो है इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स ओनली। तो अगर इसको अगर हम ध्यान दें तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न जो ड्रॉ होगा दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स। कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ, न्यू, लाइक दिस। तो फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न क्या हो गया, रेडियली आउटवर्ड। और अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लें यहां पे तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, यूं अंदर की तरफ। यहां पे भी जो है ये यूं अंदर की तरफ टुवर्ड्स द चार्ज। तो अगर हम एक पॉइंट चार्ज लें जो कि नेगेटिव है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा दैट विल बी रेडियली इनवर्ड, ये रेडियली इनवर्ड। तो ये हमारा जो है पॉइंट चार्जेस के लिए फील्ड लाइन पैटर्न हमने बनाया है। बाकी हम लोग फील्ड लाइन पैटर्न डायपोल्स के लिए और तमाम तरह के फील्ड लाइन पैटर्न जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना।
तो यहां पे हम लोगों ने बेसिक चीज क्या सीखा? बेसिक चीज ये सीखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा that will be always along the direction of the net force acting on the unit positive charge in the given field. तो ये हमारा आ गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो थ्रू आउट हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, और ये टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, तो अगर हम यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज ले लें और आर डिस्टेंस पे क्यू नॉट चार्ज अगर है, कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। ठीक है, और ये वेक्टर है तो इसको हम वेक्टर आर ले सकते हैं। और ये चीज ध्यान रखिएगा, वेक्टर आर जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप, या फिर आप लिख सकते हो आर कैप। नाउ दिस इज गोइंग टू एक्सपीरियंस फोर्स ये हो गया, और ये फोर्स आप कैसे देख सकते हो? दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन से हमें फोर्स ये मिला, और कूलम्ब्स लॉ के डेफिनेशन से फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नॉट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने निकाला ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन से निकाला, और ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला ये जो हमने है कूलम्ब फोर्स के डेफिनेशन से निकाला। अब दोनों ही फोर्स तो सेम है, तो हम इसको इक्वेट अगर करें तो हमें क्या मिलेगा? के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर आर कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आया। और मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड फॉर्म में E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। बेटा इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखो तो यू विल फाइंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू द सोर्स चार्ज, यानी टेस्ट चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन योर माइंड। ये अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करें अगर हम यहां पे, कि अगर कई सारे चार्जेस हैं और उन कई सारे चार्जेस के वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम कैसे करें? ध्यान दीजिएगा, मान लो कि यहां पे एक पॉइंट है P और यहां सराउंडिंग में कई सारे चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, पॉजिटिव ही है, नेगेटिव भी हो सकता है, Q3 है। अब इस वाले चार्ज के वजह से जाहिर सी बात है पॉइंट P पे कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। मान लीजिए कि वो E1 है इस डायरेक्शन में, Q2 के वजह से पॉइंट P पे भी कुछ इंटेंसिटी होगी, वो इस डायरेक्शन में होगा, और Q3 के वजह से भी इस पॉइंट P पे कुछ न कुछ इंटेंसिटी होगी, वो इस डायरेक्शन में होगा। तो यानी इन सभी चार्जेस के वजह से यहां पे कुछ न कुछ इंटेंसिटी है। तो इस जगह पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपको कैसे मिलेगा? दैट यू कैन कैलकुलेट बाय टेकिंग द वेक्टर सम
ऑफ ऑल दीज फील्ड्स। यहां पे कुछ बातों को ध्यान देने की जरूरत है। इसके वजह से यहां पे जो फील्ड की इंटेंसिटी है यानी E1, इस पे कोई असर नहीं पड़ता है इन दोनों चार्जेस की मौजूदगी का, या इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उस पे कोई असर नहीं पड़ता है इनकी मौजूदगी का। पहला चीज। दूसरा चीज ये याद रखिएगा कि ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये तब भी हम अप्लाई करेंगे जब डिस्क्रीट चार्जेस जो हैं वो डिस्क्रीट होंगे। अगर कंटिन्यूअस सिस्टम है तो फिर ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इस तरीके से हम लोग नहीं करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। तो डिस्क्रीट का मतलब समझ लीजिए कि अगर चार्जेस के बीच में देयर इज अ फाइनाइट सेपरेशन, अगर चार्जेस के बीच में देयर इज अ फाइनाइट सेपरेशन, यानी अगर आप चार्जेस को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर ले रहे हो तो वो डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज। और अगर चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो फाइनाइट नहीं है, यानी कि अगर आप चार्जेस को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दैट इज अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज। खैर इसके बारे में अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये एक जो था टॉपिक जो समझना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, इसका एक ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक है, और ये हमारा जो है सेपरेशन डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस जाएगा। ये हमारा अलोंग एक्स एक्सिस है, यहां पे जो है हमारा सेपरेशन डिस्टेंस होगा एक्स एक्स डैश, ठीक है। और अलोंग वाई एक्सिस जो है हम लोग प्लॉट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फॉर्मूला जो था इलेक्ट्रिक फील्ड का E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसी को देखते हैं, आर स्क्वायर यानी हम अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर हम पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस अगर कहीं पे भी कोई पॉइंट लेंगे, पहली चीज तो ये समझ लीजिए, कहीं पे भी अगर कोई पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए यहां पे लेते हैं, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में होगा, यानी इट विल बी अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन। यानी अगर साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे तो ई जो है प्लस पॉजिटिव में आएगा, पहला चीज ध्यान रखिए। दूसरा चीज अब देखिए, अगर आर सेपरेशन डिस्टेंस, अगर हम पॉइंट को यहां रखते हैं वेरी 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 क्लोज टू दिस चार्ज, यानी इट्स नियरली टेंडिंग टू जीरो, अगर आर इज टेंडिंग टू जीरो तो ई टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। और जैसे जैसे आर बढ़ेगा ई वैसे वैसे कम होती चली जाएगी, और आर जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो ई विल टेंड टू जीरो। तो चूंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉइंटेड है तो हम लोग जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ये कुछ इस तरीके से आता है। अगर आप 1/x² का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसे आपको मिलेगा, ठीक है। चलो अब अगर हम इस तरफ की बात करें, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं, चुनते हैं, तो यहां पे इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, और अवे अगर हम बात करें तो इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, और टुवर्ड्स लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव, यानी साइन कन्वेंशन से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या बैठेगा, नेगेटिव। चलिए फिर से वही बात, अगर हम यहां देखें तो इट्स वेरी क्लोज, और जब बहुत क्लोज हो जाएगा तो E विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो E टेंडिंग टू इंफिनिटी किधर लोगे, इधर लोगे कि इधर लोगे, इधर लेंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ पॉइंटेड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के साथ आएगा साइन कन्वेंशन में, तो यहां पे। और फिर जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा, एंड इट विल टेंड टू जीरो
as x is tending to infinity. So this is the graph for positive charge. नोट कर लिया होगा आपने। अब हम लोग नेगेटिव चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर यहां पे ओरिजिन पे हम लोग नेगेटिव चार्ज रख दें तो फिर क्या होगा? यहां पे अगर हम माइनस क्यू रखते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग ये पहले देख लें कि इस तरफ अगर किसी पॉइंट को हम लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। मान लो यहां पे आपने कोई पॉइंट चुना तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। और टुवर्ड्स लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव। यानी हम लोग यहां बात करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। और फिर जाहिर सी बात है व्हेन इट इज वेरी क्लोज टू इट एंड एज आर इज इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, और आर जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। इस तरफ अगर हम देखें, अगर मान लो यहां पे आपने कोई पॉइंट चुना इस जगह पे, तो इस जगह पे अगर हम कोई पॉइंट चुनेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स राइट, एंड टुवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव, यानी ये क्वाड्रेंट। और फिर यहां पे फिर से वही लॉजिक, अगर बहुत क्लोज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनफाइनाइट, और फिर जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा, एंड जैसे जैसे आर इंफिनिटी की तरफ टेंड होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंडिंग टू जीरो। सो दिस इज द ग्राफ फॉर नेगेटिव चार्ज। तो बेटा आज के लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो थ्योरेटिकल पार्ट थी वो हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग इस ग्राफ से संबंधित कुछ और बातें करेंगे क्वेश्चंस के रूप में, और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।